इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 3 जून 2025 का इसके आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, भारत की नई शुरू की गई ध्रुव नीति का प्राथमिक फोकस क्या है? पूछ रहा है, भारत की नई शुरू की गई ध्रुव नीति का प्राथमिक फोकस क्या है? ए डिजिटल पता अवसंरचना, बी एकीकृत डिजिटल पहचान, सी ग्रामीण ब्रॉडबैंड विस्तार, या डी स्मार्ट सिटी गवर्नेंस। तो क्या है ये? तो ये है डिजिटल पता अवसंरचना। क्या है? डिजिटल पता अवसंरचना। इस प्राथमिक फोकस क्या है? डिजिटल पता अवसंरचना। डाक विभाग द्वारा शुरू की गई ध्रुव नीति का उद्देश्य पूरे भारत में सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए जियो कोडेड डेटा का उपयोग करके एक मानकीकृत डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। या ध्रुवा जिसका अर्थ है संदर्भ और विशिष्ट आभासी पते के लिए डिजिटल हब, पारंपरिक पता के प्रारूपों में विसंगतियों को दूर करने और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सेवाओं की दक्षता में सुधार लाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एड्रेस एज ए सर्विस यानी कि आस मॉडल को अपनाकर यह उपयोगकर्ता की गोपनीयता, अंतर संचालन और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करता है। यह पहल एड्रेस डेटा है। यह भारत के डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक प्रमुख घटक के रूप में स्थापित करती है और इसे शासन, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आधार और यूपीआई जैसी प्रमुख प्रणालियों के साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मई 2024 की तुलना में मई 2025 में भारत के जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये पूछ रहा है। तो ये 12.2% की, 16.4% की, 5% की। तो कितना हुआ ये? 16.4% की वृद्धि हुई है। मई 2025 में भारत का सकल जीएसटी संग्रह कितना है? 2.0 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो साल दर साल उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह आंकड़ा मई 2024 में एकत्रित 1.72 लाख करोड़ की तुलना में 16.4% की वृद्धि दर्शाता है। संग्रह में लगातार वृद्धि, मई लगातार दूसरा महीना है जिसने 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया। जीएसटी व्यवस्था के बेहतर आर्थिक गतिविधियों और अनुपालन को दर्शाता है। 6% का यह आंकड़ा साल दर साल उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित करता है और सरकार द्वारा राजस्व जुटाने में वृद्धि की ओर इशारा करता है, जो सार्वजनिक व्यय और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सार्वजनिक बैंक के
अच्छा क्या है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को हटा दिया है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी केनरा बैंक या डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने? तो किसने? ये केनरा बैंक ने। केनरा बैंक भारत का पहला प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया जिसने नियमित वेतनभोगी और एनआरआई खातों सहित सभी प्रकार के बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। इस सुधार का अर्थ है ग्राहकों को अब औसत मासिक शेष बनाए रखने में विफल रहने पर दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण पहले निम्न आय वर्ग और ग्रामीण आबादी और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने से कतराती थी। इस कदम का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और छात्रों, वेतनभोगी कर्मचारियों और ग्रामीण समुदाय सहित व्यापक जनसांख्यिकी के लिए बैंकिंग पहुंच को सरल बनाना है। यह ग्राहकों की सुविधा और समावेशी वित्तीय प्रथाओं के प्रति केनरा बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 2025 में ड्यूश बैंक के भारत स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ईसाई सिलाई को, बी अंशुल गुप्ता को, सी रमेश नायर को या डी स्टीफन शेफर को? किसको नियुक्त किया गया? तो ये स्टीफन शेफर को नियुक्त किया गया है। स्टीफन शेफर को 2 जून 2025 को ड्यूश बैंक के भारत स्थित वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस पद के अतिरिक्त वे कॉर्पोरेट कार्यों के लिए वैश्विक सीईओ और वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों के प्रमुख के रूप में भी कार्य करेंगे। बुखारेस्ट प्रौद्योगिकी केंद्र और साझा अनुप्रयोगों एवं सेवाओं के क्षेत्र का नेतृत्व करने के पूर्व अनुभव के साथ शेफर पुनः प्रयोज्यता, सरलीकरण और नवाचार पर रणनीति ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका नेतृत्व ड्यूश बैंक के वैश्विक परिचालन में भारत की भूमिका पर निरंतर जोर देता है, जहां मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और जयपुर जैसे शहरों में 20,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत 22 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया है? ए एसबीआई बैंक ने, बी एचडीएफसी बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक या डी एक्सिस बैंक? तो कौन? ये एसबीआई बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी नवीनतम आर्थिक शोध रिपोर्टों के माध्यम से अनुमान लगाया है कि भारत की घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत वित्त वर्ष 2024-25 में 22 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, जो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी कि जीएनडीआई का क्या ये 6.5% है। कितना? 6.5%। यह अनुमान पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है और महामारी के बाद बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास और घरेलू वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। एसबीआई की रिपोर्ट न केवल बचत में इस वृद्धि पर प्रकाश डालती है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ के अधिशेष हस्तांतरण, उसकी बैलेंस शीट में 8.19% की वृद्धि और वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी के पैटर्न में उल्लेखनीय बदलाव सहित व्यापक वित्तीय रुझानों का भी विश्लेषण करती है। अगला प्रश्न है, रक्षा राज्य मंत्री ने किस शहर में एनसीसी में 3 लाख कैडेटों की वृद्धि की घोषणा की? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी जयपुर या डी भोपाल? तो शहर कौन सा है जहां पे घोषणा की? ये भोपाल है। रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ, कौन है? रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ ने क्या भोपाल में एक सम्मेलन में घोषणा की कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी में 3 लाख कैडेटों को शामिल करके एक बड़ा विस्तार किया जाएगा।
यह कदम प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप पूरे भारत में एनसीसी कैडेटों की कुल संख्या को 17 से 20 लाख के बीच बढ़ाने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। नई दिल्ली स्थित एनसीसी युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और नेतृत्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोपाल में की गई यह घोषणा राष्ट्रीय रक्षा संबंधी विकास और रणनीतिक युवा जुड़ाव में शहर के महत्व को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? किसने जीत हासिल की? ये राफाल ट्रजास्कोव्स्की, आंद्रेज डूडा, करोल नौरोकी या माउंटेज मोराविस्की। तो किसने किए ये? तो इसको किया किसने? ये तो ये है कौन सा? करोल नौरोकी, ऑप्शन सी, करोल नौरोकी। पोलैंड के राष्ट्रपति पद के दूसरे चरण के चुनाव में के विपक्षी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में करोल नौरोकी विजयी हुए। उन्होंने वार्सा के मेयर और सत्तारूढ़ सिविक कोएलिशन के उम्मीदवार राफाल ट्रजास्कोव्स्की को हराया। किसको हराया? राफाल ट्रजास्कोव्स्की को हराया, जिन्हें 49% से थोड़ा अधिक वोट मिले। 49% कितना? थोड़ा अधिक वोट मिले। 1983 में गदांस्क में जन्मे नौरोकी आंद्रेज डूडा से राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए तैयार है। इससे आंद्रेज डूडा से उनका चुनाव पोलैंड में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम का प्रतीक है और बदलते राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिदृश्य के बीच विपक्ष समर्थित उम्मीदवार के प्रति जनता की भावना में बदलाव का संकेत देता है। अगला प्रश्न, विश्व साइकिल दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 3 जून को, बी 15 मार्च को, सी 22 अप्रैल को या डी 5 जून को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 3 जून को। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया? 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परिवहन के एक साधन के रूप में साइकिल की बहुमुखी प्रतिभा, दीर्घायु और पर्यावरणीय लाभों को मान्यता देने के लिए 2018 में इस दिवस की स्थापना की थी। यह दिवस साइकिलिंग को यात्रा के एक सरल, किफायती और टिकाऊ साधन के रूप में महत्व देता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। विश्व साइकिल दिवस मनाने का उद्देश्य सरकारों और व्यक्तियों को सतत विकास और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए साइकिलिंग को दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 34 वर्षों के बाद जापान को पछाड़कर 2024 में दुनिया का शीर्ष ऋणदाता राष्ट्र बन गया? ए चीन, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी स्विट्जरलैंड। कौन है ये है जर्मनी। 2024 में जर्मनी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन जाएगा, जिससे इस श्रेणी में जापान का 34 साल का पुराना प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। यह बदलाव मुख्यतः जर्मनी के बढ़ते चालू खाते अधिशेष जो 224 यूरो बिलियन तक पहुंच गया और अनुकूल मुद्रा गतिविधियों, विशेष रूप से जापानी येन के मुकाबले यूरो के मूल्य में वृद्धि के कारण हुआ। इन कारकों ने जापान की तुलना में जर्मनी की विदेश परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि की। हालांकि जापान ने रिकॉर्ड शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य हासिल किया, जर्मनी की उच्च वृद्धि और परिसंपत्ति मूल्यांकन के कारण कुल 569 ट्रिलियन यानी कि 3.9 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, जो जापान के 533 येन ट्रिलियन, ठीक है,
यानी कि ये 3.7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक था। क्या है? ट्रिलियन से अधिक था। अगला प्रश्न है 30 मई 2025 से टाटा केमिकल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किसे नियुक्त किया गया ये पूछ रहे हैं। किसे? राजेश गोपीनाथन को, BAS पद्मनाभन को, या CN चंद्रशेखरन को, या DR मुकुंदन को? किससे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है ये कौन है? AS पद्मनाभन को। ठीक है, S पद्मनाभन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ये B, S पद्मनाभन। टाटा समूह के एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिकारी, कौन प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिकारी और IIM बेंगलोर के पूर्व छात्र SS पद्मनाभन को 30 मई 2025 को टाटा केमिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति टाटा केमिकल्स की नेतृत्व यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो टाटा समूह की आंतरिक प्रतिभाओं को पोषित करने की परंपरा को उजागर करती है। पद्मनाभन ने अपने 4 दशकों के करियर में TCS, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। अपनी परिचालन कुशलता और रणनीतिक नेतृत्व के लिए पहचाने जाने वाले उनकी यह नई भूमिका ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आई है जब टाटा केमिकल्स अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है और स्थिरता एवं विशिष्ट रसायनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। थैंक यू जी, धन्यवाद।